मूवी की शुरुआत होती है एक भीड़भाड़ वाले समुद्र तट से। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आता है, लेकिन तभी अचानक समुद्र का पानी पीछे हटने लगता है और सामने विशाल लहरें लगातार ऊंची होती चली जाती हैं। देखते ही देखते वे लहरें एक भयानक सुनामी का रूप ले लेती हैं। लोगों को कुछ समझने या संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि पानी की वह विशाल दीवार सीधे चाइना टाउन पर टूट पड़ती है। उसी समय जियांग पेंग और उसका एक सहकर्मी ट्रक में एक पकड़े गए मगरमच्छ को लेकर जा रहे होते हैं। वे उसे अपने मालिक चाओ वू के पास पहुंचाने वाले होते हैं, लेकिन रास्ते में स्थानीय निवासी उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। लोग बेहद गुस्से में होते हैं क्योंकि जिस कंपनी में जियांग पेंग काम करता है उसने उनके बिलों का भुगतान नहीं किया है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाओ वू उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि प्रदर्शन करने वालों में ज्यादातर लोग जियांग पेंग के अपने पड़ोसी होते हैं। वहीं उसकी बेटी वांग भी मौजूद होती है, जो अपने पिता के मालिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही होती है। जियांग पेंग कुछ बोल भी नहीं पाता कि तभी सबकी नजर दूर से तेजी से उनकी तरफ बढ़ती एक डरावनी चीज पर पड़ती है। वह सुनामी होती है। पानी इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है कि किसी के पास भागने तक का समय नहीं बचता। अगले ही पल बाढ़ का सैलाब भीड़ से टकराता है और लोगों को तिनकों की तरह बहाकर ले जाता है। जब आखिरकार पानी का बहाव थोड़ा शांत होता है, तब पूरा शहर तबाही में बदल चुका होता है। जियांग पेंग तुरंत अपनी बेटी वांग को ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसका सहकर्मी एक खतरनाक बात नोटिस करता है। मगरमच्छ वाला ट्रक पलट चुका होता है और मगरमच्छ वहां से गायब हो चुका होता है। कुछ ही सेकंड बाद वह विशालकाय मगरमच्छ पानी की सतह पर दिखाई देता है। उसे देखकर हर कोई डर से जड़ हो जाता है। जियांग पेंग तुरंत सबको चेतावनी देता है कि कोई भी हिले नहीं। जरा सी आवाज भी उस खतरनाक जीव का ध्यान उनकी ओर खींच सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका सहकर्मी गलती से अपने हाथ में पकड़ी धातु की रॉड गिरा देता है। रॉड के गिरने की आवाज सुनसान और पानी से भरी सड़क में गूंज उठती है। आवाज सुनते ही गुस्ताव बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट पड़ता है। कुछ ही पलों में वह आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। ये देखकर बाकी बचे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तभी उन्हें पास में एक सुपरमार्केट दिखाई देता है और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग तेजी से सुपरमार्केट के अंदर भागते हैं, हालांकि हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। बाहर मची भगदड़ में कई और लोग लापता हो जाते हैं और इसी दौरान गुस्ताव अपनी असली ताकत का प्रदर्शन कर देता है। वह विशाल मगरमच्छी सुरक्षा गेट के बीच से अपने शरीर का एक बड़ा हिस्सा अंदर घुसाने में कामयाब हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल भीतर आ जाएगा। अंदर फंसे लोग घबराने के बजाय नुकीली चीजें उठा लेते हैं और उसके मुंह के पास वार करना शुरू कर देते हैं। लगातार हमले होने पर गुस्ताव आखिरकार पीछे हट जाता है। इसके बाद लोग तुरंत सुरक्षा गेट को मजबूती से बंद कर देते हैं। कुछ देर के लिए सबकी जान में जान आती है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। गुस्ताव धीरे धीरे तैरते हुए सुपरमार्केट के कांच वाले मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है। किस्मत से वह मजबूत कांच अभी भी उसका सामना कर रहा होता है और टूटता नहीं। दूसरी तरफ पहली बार चाओ वू दिखाई देता है। वह मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है। कैमरों के सामने वह बड़े बड़े वादे करता है कि जल्द ही बचाव अभियान शुरू किया जाएगा और जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन सच ये है कि उसकी हर बात सिर्फ दिखावे और प्रचार के लिए होती है। इधर सुपरमार्केट के अंदर जियांग पेंग लोगों को गुस्ताव के बारे में विस्तार से बताता है। वह कहता है कि यह मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जीवों में गिना जाता है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौतों से इसका नाम जुड़ चुका है। उनकी कंपनी ने इसे पकड़ने के लिए भारी पैसा और संसाधन खर्च किए थे। चाओ वू का इरादा इसे एक पर्यटक आकर्षण बनाकर लोगों से पैसा कमाने का था। जियांग पेंग सबको भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि चाओ वो जरूर बचाव दल भेजेगा, लेकिन प्रदर्शनकारी उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वे चाओ वू से नफरत करते हैं। देखते ही देखते सुपरमार्केट के अंदर बहस और झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी अचानक वांग को अस्थमा का गंभीर दौरा पड़ता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। सौभाग्य से वहां फंसे लोगों में एक डॉक्टर भी मौजूद होता है। जांच करने के बाद वह बताता है कि उसका क्लिनिक पास ही स्थित है और वांग की जरूरी दवा अभी भी वहीं रखी हुई है। लेकिन समस्या ये होती है कि उस क्लिनिक तक पहुंचा कैसे जाए। उधर बाहर गुस्ताव लगातार सुपरमार्केट के कांच वाले प्रवेश द्वार पर जोरदार टक्कर मार रहा होता है। हर टक्कर के साथ कांच में दरारें और बढ़ने लगती हैं। अब सभी समझ जाते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल पर पहुंचना होगा, लेकिन एक और मुसीबत सामने आती है। दूसरी मंजिल की चाबी पहले ही बाहर गिर चुकी होती है। सुपरमार्केट मालिक के बेटे से वह चाबी गलती से पानी में गिर गई थी। तभी डॉक्टर एक उम्मीद भरी खबर देता है। वह बताता है कि उसके क्लिनिक में दूसरी मंजिल की एक अतिरिक्त चाबी रखी हुई है। अगर वे वेंटिलेशन शाफ्ट के रास्ते रेंगते हुए क्लिनिक तक पहुंच जाएं, तो वांग की दवा और वह अतिरिक्त चाबी दोनों वापस लाई जा सकती है। हालांकि एक दिक्कत और होती है। उस चाबी के छिपे हुए स्थान के बारे में सिर्फ डॉक्टर ही जानता है, इसलिए वह खुद जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके साथ एक और आदमी भी जाने का फैसला करता है और दोनों वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर गायब हो जाते हैं। इसी बीच चाओ वू चोरी छिपे एक बेहद खतरनाक आदेश देता है। वह पास के बांध से और ज्यादा पानी छोड़ने को कहता है। उसका असली मकसद बेहद डरावना होता है। वह चाहता है कि पूरा चाइना टाउन तबाह हो जाए। अगर लोगों के घर नष्ट हो जाएंगे और उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, तो जमीन पर कब्जा करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वहीं क्लिनिक में डॉक्टर वांग की दवा ढूंढने में सफल हो जाता है और उसे वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए वापस भेज देता है। इसके बाद वह अतिरिक्त चाबी की तलाश शुरू करता है। काफी खोजबीन के बाद आखिरकार उसे वह चाबी भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों आदमी वापस वेंटिलेशन सिस्टम की ओर लौटने की तैयारी करते हैं, तभी बाढ़ के पानी से अचानक गुस्ताव बाहर निकल आता है। किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। विशाल मगरमच्छ बिजली की तेजी से हमला कर देता है और कुछ ही पलों में दोनों आदमी हमेशा के लिए उसकी भेंट चढ़ जाते हैं। सुपरमार्केट के अंदर जियांग पेंग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचने में कामयाब हो
जाता है। वह बुरी तरह डरा हुआ और थका हुआ होता है। वापस लौटकर वह बाकी लोगों को उस दर्दनाक घटना के बारे में बताता है। जैसे ही डॉक्टर की पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है, वह पूरी तरह टूट जाती है। उसने अपने पति को जाने से बहुत रोका था, लेकिन डॉक्टर ने दूसरों की जान बचाने की उम्मीद में अपनी जान दांव पर लगा दी थी। दूसरी तरफ चाओ वू को भी आखिरकार पता चल जाता है कि मगरमच्छ को ले जाने वाली टीम के साथ क्या हुआ और गुस्ताव कैसे भाग निकला। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे इस खबर से कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। जो लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे वे अब इस आपदा का शिकार बन चुके थे और उसके अनुसार वे इसी लायक थे। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये सुनामी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसे जानबूझकर पैदा किया गया था। चाओ वू ने खुद इस विनाशकारी घटना की योजना बनाई थी और सारी परिस्थितियां इस तरह बनाई थी कि पूरा चाइना टाउन पानी में डूबा जाए। उधर सुपरमार्केट में फंसे लोग अब भी बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे होते हैं। तभी जियांग पेंग की नजर बाहर एक नाव पर पड़ती है। कुछ आदमी बाढ़ से भरी सड़कों पर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वे लोग बचाव दल के सदस्य नहीं होते। वे लुटेरे होते हैं जो इस आपदा का फायदा उठाकर खाली पड़े घरों और दुकानों से कीमती सामान चुरा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी आखिरकार सुपरमार्केट के अंदर फंसे लोगों को देख लेता है और उनकी तरफ आने का फैसला करता है। अंदर मौजूद लोग उसे लगातार चेतावनी देते हैं कि पानी में मत उतरना, लेकिन वह उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अगले ही पल गुस्ताव अचानक पानी से बाहर निकल आता है। उस आदमी को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और वह मगरमच्छ का शिकार बन जाता है। इसके बाद गुस्ताव समूह के एक और सदस्य पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में नाव पर सिर्फ एक आदमी बचता है, लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। गुस्ताव अपनी पूरी ताकत से नाव पर जोरदार टक्कर मारता है। नाव हवा में उछलती हुई सीधे सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार को तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि नाव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने आ चुकी होती है। गुस्ताव सुपरमार्केट के अंदर प्रवेश कर चुका होता है। ये देखते ही सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अधिकांश लोग किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर की पत्नी अभी भी अंदर रह जाती है। तभी वह पीछे मुड़कर देखती है और समझ जाती है कि गुस्ताव खुले हुए गेट के रास्ते बाहर निकलकर बाकी लोगों का पीछा करने वाला है। उस पल वह एक ऐसा फैसला लेती है जिसे कोई आसानी से नहीं ले सकता। खुद बाहर भागने के बजाय वह तेजी से गेट बंद कर देती है। उसके इस फैसले की वजह से बाकी सभी लोग सुरक्षित बच निकलते हैं, लेकिन वह खुद सुपरमार्केट के अंदर फंस जाती है। अब उसके और उस खूंखार मगरमच्छ के बीच कोई नहीं होता। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने खुद को कुर्बान कर दिया ताकि बाकी सभी लोग जिंदा रह सके। बाहर निकलने के बाद बचे हुए लोगों की नजर अचानक आसमान में उड़ते रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार मदद पहुंच गई है। उम्मीद से भरकर वे सभी जियांग पेंग के घर की छत पर चढ़ जाते हैं और जोर जोर से संकेत देने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। हेलीकॉप्टर के पायलट को सीधे चाओ वू का आदेश मिलता है कि वह तुरंत वापस लौट जाए और फंसे हुए लोगों को वहीं छोड़ दे। चूंकि चाइना टाउन के लोग उसकी कंपनी का विरोध कर रहे थे, इसलिए वह चाहता था कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाए। रेस्क्यू टीम का एक सदस्य इस आदेश से बेहद नाराज हो जाता है। वापस जाने से पहले वह चोरी छिपे फंसे हुए लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसे इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। इधर बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा होता है और गुस्ताव भी अब सुपरमार्केट से बाहर निकल चुका होता है। हालात को देखते हुए अंकल लेई सबका ध्यान दूर खड़े एक वाटर टावर की तरफ दिलाते हैं। वह इलाके की सबसे ऊंची इमारत होती है। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो शायद बच सकते हैं। एक रस्सी छत और वाटर टावर के बीच बांध दी जाती है। अब सभी को एक एक करके उसी रस्सी के सहारे बाढ़ से भरे शहर के ऊपर से गुजरना होता है। नीचे गहरा पानी होता है और उसी पानी में कहीं गुस्ताव उनका इंतजार कर रहा होता है। सबसे पहले जियांग पेंग रस्सी पार करता है। उसके सुरक्षित पहुंचने के बाद वांग अपनी बारी शुरू करती है। उसी समय बांध से छोड़ा गया पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। सभी के पास बहुत कम समय बचा होता है। रेस्क्यू टीम का वह आदमी घबरा जाता है। सबके मना करने के बावजूद वह वांग के साथ ही रस्सी पर चढ़ जाता है, लेकिन रस्सी दो लोगों का भार उठाने के लिए नहीं बनी होती। अचानक रस्सी टूट जाती है। वह आदमी सीधे नीचे पानी में गिर जाता है और गुस्ताव तुरंत उसकी तरफ झपट पड़ता है। दूसरी तरफ वांग किसी तरह रस्सी को पकड़े रहती है। टावर पर मौजूद सभी लोग पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं। लंबी और कठिन कोशिश के बाद आखिरकार वांग भी सुरक्षित पहुंच जाती है। अब पीछे सिर्फ अंकल लेई और उनका बेटा जेमी रह जाते हैं। अंकल लेई प्यार से अपने बेटे को समझाते हैं और पहले उसे रस्सी पार करने के लिए कहते हैं। कुछ देर बाद जेमी भी सुरक्षित टावर तक पहुंच जाता है। अब वहाँ सिर्फ अंकल लेई अकेले रह जाते हैं। बांध से आने वाली विशाल जलधारा लगभग उनके पास पहुंच चुकी होती है। वह समझ जाते हैं कि अब उनके लिए बचना संभव नहीं है, इसलिए वे जियांग पेंग से कहते हैं कि बच्चों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। कुछ ही क्षण बाद विशाल लहर पूरे चाइना टाउन को चीरती हुई गुजर जाती है और अंकल लेई उस उफनते पानी में हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम के सदस्य द्वारा अपलोड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। चाओ वू की कंपनी की साख गिरने लगती है। पत्रकार लगातार उससे सवाल पूछने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए वह अपने लोगों को आदेश देता है कि वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों को खोज कर लाया जाए ताकि वह एक नई कहानी गढ़ सके और अपनी छवि बचा सके। उधर वाटर टावर पर बैठी वांग धीरे से अपने पिता से पूछती है, क्या हम मरने वाले हैं? इतनी भयानक परिस्थितियों में भी जियांग पेंग मुस्कुरा देता है। वह कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कॉलेज जाते हुए देखूंगा। तभी जेमी दूर आसमान में कुछ देखता है। एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। इस बार सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं और हाथ हिलाकर संकेत देते हैं। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर पहुंचकर रस्सी की सीढ़ी नीचे छोड़ देता है। ऐसा लगता है कि आखिरकार उनकी मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन तभी गुस्ताव एक बार फिर
हमला कर देता है। विशाल मगरमच्छ रस्सी की सीढ़ी को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से नीचे खींचने लगता है। हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पानी में गिर जाता है। एक बार फिर सभी लोग मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। जब जियांग पेंग को होश आता है तो वह खुद को एक एम्बुलेंस में पाता है। उसके पास बैठा होता है चाओ वू। होश में आते ही जियांग पेंग अपनी बेटी वांग के बारे में पूछता है। चाओ वू कहता है कि वह उसे उसकी बेटी वापस दिला देगा, लेकिन बदले में उसे सारी जिम्मेदारी अपने सिर लेनी होगी। वह चाहता है कि जियांग पेंग मीडिया के सामने स्वीकार करे कि उसी ने बांध खोला था और सुनामी चेतावनी प्रणाली को बंद किया था। बदले में उसे पैसे भी मिलेंगे और उसकी बेटी भी वापस मिल जाएगी। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। वहाँ चाओ वू गर्व से घोषणा करता है कि खतरनाक मगरमच्छ को पकड़ लिया गया है। फिर वह पूरी आपदा और मगरमच्छ के भागने का दोष जियांग पेंग पर डाल देता है। उसे उम्मीद होती है कि जियांग पेंग भी वही झूठ दोहराएगा, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाता है। जियांग पेंग मीडिया के सामने पूरी सच्चाई बता देता है। वह चाओ वू के सारे अपराधों का पर्दाफाश कर देता है। ये सुनते ही भीड़ गुस्से से भड़क उठती है। आखिरकार सच सबके सामने आ चुका होता है। जब पुलिस चाओ वू को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका है। घबराहट में वह गुस्ताव के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। अगले ही पल गुस्ताव आजाद होकर बाहर निकल आता है और वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। इस हंगामे के बीच जियांग पेंग चाओ वू से पूछता है कि वांग कहाँ है। तब चाओ वू एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि जब बचाव दल ने जियांग पेंग को पाया था तब वह बिल्कुल अकेला था, उसके साथ कोई और नहीं था। चाओ वू को ले जाया जा रहा होता है कि तभी जियांग पेंग को अचानक एक बात याद आती है। अंकल लेई के गायब होने से पहले उन्होंने अपना फोन उसे दिया था। जेमी की स्मार्ट वॉच उसी फोन से जुड़ी हुई थी। उसी सिग्नल की मदद से जियांग पेंग उनकी लोकेशन ट्रैक करना शुरू करता है। खुशकिस्मती से वांग और जेमी दोनों अभी भी जिंदा होते हैं। सिग्नल का पीछा करते हुए जियांग पेंग आखिरकार उन्हें ढूंढ निकालता है, लेकिन उनका डरावना सफर अभी खत्म नहीं हुआ होता। भागती हुई भीड़ का पीछा करते करते गुस्ताव एक सबवे स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। जियांग पेंग, वांग और जेमी जल्दी से बड़े बड़े पाइपों के बीच छिप जाते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वे बच गए हैं। गुस्ताव भी पास ही शांत होकर रुक जाता है, लेकिन जल्द ही उसकी नजर उन पर पड़ जाती है। एक बार फिर जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। तीनों पाइपों के बीच भागते हैं और गुस्ताव लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहता है। आखिरकार जियांग पेंग समझ जाता है कि अब शायद केवल एक ही रास्ता बचा है। वह वांग से कहता है कि जेमी को लेकर भाग जाओ, मैं गुस्ताव का ध्यान अपनी तरफ खींचूंगा। वांग मजबूरी में जेमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन गुस्ताव जियांग पेंग तक पहुँच जाता है। हमले में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब मगरमच्छ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। ऐसा लगता है कि इस बार उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी आखिरी क्षण में वांग वापस लौट आती है। वह अपनी पूरी ताकत जुटाकर एक भारी लोहे की रॉड सीधे गुस्ताव के खुले हुए मुंह में घुसा देती है। विशाल मगरमच्छ वहीं ढेर हो जाता है। पहली बार वांग उसे उसके नाम से नहीं बुलाती। वह रोते हुए कहती है पापा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह बार बार अपने पिता से जागे रहने की विनती करती है। इसके बाद कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है। शहर फिर से सामान्य हो चुका होता है। वांग अब कॉलेज में पढ़ रही होती है और जियांग पेंग भी जीवित बच जाता है। एक दिन वह चाइना टाउन के उन पुराने पड़ोसियों की तस्वीर देखता है जो कभी उस जगह की रौनक हुआ करते थे। खामोशी से वह उन लोगों को याद करता है जिन्हें उन्होंने खो दिया, उन बलिदानों को याद करता है जो दिए गए और उन मुश्किलों को याद करता है जिनका उन्होंने मिलकर सामना किया था। और यही ये मूवी खत्म होती है।